नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.2% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया। प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। सभी बैंकों और एटीएम से यूपीआई से कार्ड रहित नकदी की सुविधा देने का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने कहा, कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उबर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% और अप्रत्यक्ष कर में 20% की वृद्धि हुई। रविवार से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से 2024 तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को अगले वर्ष मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दी। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल में। जूनियर विश्व कप महिला हॉकी में भारत दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ मैच में गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ये घोषणा की। Against this backdrop, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th April and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. समिति ने सर्वसम्मति से उदार रुख अपनाए रखने का फैसला किया है। 22 मई 2020 में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर रेपो दर में कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक रेपो दर सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। श्री दास ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने से वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। बैंक ने पहले जीडीपी 7.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर भी इसका असर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान 4.5% में बदलाव करते हुए इसके 5.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। श्री दास ने सभी बैंकों और एटीएम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करते हुए कार्ड रहित नकदी की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इससे कार्ड स्किमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी रहेंगे। At present, the facility of cardless cash withdrawal through ATMs is limited only to a few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions should help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc. इससे डेबिट कार्ड का बिना उपयोग किए एटीएम से धनराशि निकाली जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उबर रही है।
पिछले वित्त वर्ष में कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। नई दिल्ली में आज वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि कारपोरेट कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई। As of today, we are somewhere close to 27.07 lakh crores, so which is an increase of almost 5 lakh crores. They are likely to change, and I'm hoping that they'll change on the upside and not on the downside. So we might have a further improvement in these figures as the final figures actually arrive. So this is about 34% more than what was mentioned in the budgeted estimate. Talking about the direct taxes, the corporation tax have grown by 56.1% during the year, and the taxes on income, which is the personal income tax, has grown by about 43%. And overall, the direct taxes has grown by 49%, which I would say would be, we have gone back quite a distance, which would be perhaps one of the highest. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जुजार खोरकीवाला ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल वाले समय में दरों में कोई बदलाव न किया जाने से आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खरे ने कहा कि मौद्रिक नीति की घोषणा मौजूदा अनिश्चित आर्थिक माहौल का व्यावहारिक आकलन है। सरकार ने रविवार से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिनकी दूसरी खुराक के 9 महीने बीत चुके हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 96% लोगों को अब तक एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी हैं। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से जारी पहली और दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसे वर्ष 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही उसकी आपूर्ति की जाएगी। राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषण युक्त चावल की खरीद कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पोषण युक्त चावल के प्रतिवर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की पूरी कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को अगले वर्ष मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। मिशन देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा। मिशन के लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल उद्भव केंद्र और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा 200 स्टार्टअप्स को सहायता भी प्रदान की जाएगी। इन सभी लक्ष्यों पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गैर परिचालित कोयला खदानों को अकारण बताए और बिना किसी जुर्माने के वापस लौटाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों को वन टाइम विंडो उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कई कोयला खदानों की नीलामी मौजूदा नीति के अनुरूप की जा सकेगी। कंपनियों को इसके लिए खदान लौटाने की नीति को मंजूरी के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने का समय दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एनडीए शासन ने 35 लाख से अधिक आवास बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रतिवर्ष केवल 11 लाख मकानों का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक आवास का निर्माण किया है। सबको आवास दें तो हमने 4 करोड़ 3 लाख सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस 2011 के तहत हमने उसको चिन्हित किया और राज्यों को भेजा। राज्यों ने उसे 2 करोड़ 95 लाख कहा कि ये पाक इतने ही बचे हैं। एक पैरामीटर था सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस का और उस अनुपात में हमने 2 करोड़ 95 लाख को कैबिनेट से पास किया और उसी लक्ष्य को पूरा करने का और 74 लाख हमने पुराने आवास जो इंदिरा आवास के नाम से जाने जाता था जो लोग नहीं बन पाए उसको हमने बनाने का। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जयपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश भर में हर घर नल से पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तब केवल 16.75% ग्रामीण घरों में पानी के कनेक्शन थे। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में महामारी के कारण हुए व्यवधानों के बावजूद देश में नल के पानी के 6 करोड़ 16 लाख से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांवों के लगभग 9 करोड़ 40 लाख परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास प्रमाण पत्र एनएसी प्रस्तुत किए बिना आवास भत्ता एचआरए प्राप्त करने को मंजूरी दे दी। जिन रक्षा कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है वे अब एनएसी प्रस्तुत किए बिना एचआरए प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान नीति के अंतर्गत रक्षा कर्मियों को अलग से आवेदन करना पड़ता था जिससे आवास भत्ता के दावों में देरी हो जाती थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.2% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया। प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। सभी बैंकों और एटीएम से यूपीआई से कार्ड रहित नकदी की सुविधा देने का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने कहा, कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उबर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% और अप्रत्यक्ष कर में 20% की वृद्धि हुई। रविवार से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से 2024 तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को अगले वर्ष मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दी। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल में। जूनियर विश्व कप महिला हॉकी में भारत दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ मैच में गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है।
अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार यानी 11 अप्रैल से शुरू होगा। ये पंजीकरण जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में शुरू होगा। यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए इस वर्ष मार्च तक 1 वर्ष में पारेषण क्षमता में लगभग 1900 MVA वृद्धि के साथ 11,016 हो गई है। पिछले वर्ष 31 मार्च को कुल पारेषण क्षमता 9,153 MVA थी। एक रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार अगले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर को बिजली की अतिरिक्त पैदावार करने वाला क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता आने वाले 3 वर्षों में सरकार द्वारा किए जा रहे यत्नों से दुगनी हो जाएगी। ट्रांसमिशन और वितरण के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है और समूचे केंद्र शासित प्रदेश में सब ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। सरकार द्वारा क्षमता वृद्धि, आपूर्ति में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के लिए ट्रांसमिशन और वितरण प्रणालियों का दर्जा बढ़ाने और विद्युतीकरण संपत्तियों को मजबूत करने हेतु 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना भी बनाई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आर.के. रैना। जम्मू के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने MBBS विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू कर दी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये जम्मू के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को उच्च प्राथमिकता देने से ये हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में उप ग्राम प्रधान भादु शेख की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। भादु शेख की हत्या के बाद जिले में हिंसा भड़क गई थी। न्यायालय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े पंचायत नेता की हत्या और बीरभूम हिंसा, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, आपस में जुड़े हुए हैं। न्यायालय ने राज्य पुलिस को हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों तथा जांच के लिए सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत ने 21 मार्च को बीरभूम के बोगतुई गांव में हुई निर्मम हत्याओं की CBI जांच का आदेश दिया था। इस बीच CBI ने कल मुंबई से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में 10 लोग हिरासत में हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना ने अनेक देशवासियों को कौशल प्रदर्शन और रोजगार का अवसर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए उनमें खुशहाली और आत्मसम्मान बढ़ाया। वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात 50 अरब अमरीकी डॉलर के उच्च स्तर पर रहा, जो 2020-21 में करीब 41 अरब अमरीकी डॉलर की तुलना में अधिक है। कृषि निर्यात का यह अब तक का उच्चतम स्तर है। कोविड के कारण मुख्य खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि हुई और इससे कृषि निर्यात बढ़ाने के अवसर में भी वृद्धि होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के मौजूदा संकट के दौरान गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए दुनिया के देशों की निगाह भारत पर टिकी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है आपके लिए इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 8 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लहू से अंकित अमिट दिन है। 1857 में आज ही के दिन अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे।
1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी थी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैली कि कारतूस की चिकनाहट में या तो गाय या सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। यही मौका है, इस बार या उस बार। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना पूछेगी किसी के बुझाए। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। आज हम साहसी और निर्भीक मिजो स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महान मिजो चीफ लाल सावुंगा की पुत्री रोपुइलियानी का जन्म 1828 में हुआ था। उनका विवाह दक्षिण लुशई पहाड़ियों के मुखिया वांडुला से हुआ था। सन 1890 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने कुछ मिजो इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हालांकि मिजो प्रमुखों ने ब्रिटिश सेना का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। रोपुइलियानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रमुख के अधिकार अपने हाथों में ले लिए और अपने गांव रालवांग से शासन शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और लोगों को अंग्रेजों का आदेश ठुकराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से कहा, आप सबने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन मैं लाल सावुंगा की पुत्री यहाँ डटी हूँ। हम कभी भी विदेशी शासकों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे। रोपुइलियानी अंग्रेजों के विरुद्ध मिजो विद्रोह का शक्तिपुंज और मिजो लोगों को एकजुट करने का प्रतीक बन गई। उनके प्रतिरोध से क्रोधित अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए। एक मुकाबले में लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट 2 अन्य ब्रिटिश सिपाहियों के साथ मारा गया। रोपुइलियानी और उनके पुत्र लाल थुआमा पर अन्य प्रमुखों को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया गया। बाद में ब्रिटिश सैनिक रोपुइलियानी को गिरफ्तार करने में सफल हो गए। गिरफ्तारी के बाद भी अंग्रेजों को भय था कि एक बंदी के रूप में रोपुइलियानी को देखकर स्थानीय लोगों में तनाव और आक्रोश बढ़ेगा। 8 अप्रैल 1894 को चटगांव जेल में उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया और लगभग 2 साल तक बंदी रखा गया। 1895 में कारागार में ही रोपुइलियानी की मृत्यु हो गई। अपने पीछे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक विरासत छोड़कर उन्होंने विदा ले ली। स्वदेश की माटी की इस महान पुत्री को हमारा भावभीना नमन। आज हम महान क्रांति दूत साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं। वे बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाने जाते थे। 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हुआ था। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में वो सदा सर्वदा याद रखे जाएंगे। बंकिम चंद्र का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। स्नातक उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद वो बंगाल में डेप्यूटी कलेक्टर बनाए गए। बंकिम चंद्र ने पद्य लेखन के साथ अपना साहित्यिक सफर शुरू किया था। बांग्ला भाषा में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है आनंद मठ, जो प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास में ही वंदे मातरम गीत संकलित है, जिसे बाद में हमारे राष्ट्र गीत का दर्जा मिला।
बंकिम चंद्र अपनी साहित्यिक कृतियों और अभियानों से बांग्ला भाषी लोगों की बौद्धिकता को उद्वेलित कर बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाना चाहते थे। उनके उपन्यास देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हुए। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी साहित्यकार को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल foscos.gov.in पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया था। न्यायालय ने नेशनल असेंबली बहाल किए जाने का आदेश दिया और नए चुनाव कराने की घोषणा को निरस्त कर दिया। यदि इमरान खान को पद छोड़ना पड़ता है तो वे अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने कोरिया की सोन वनहो को और सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन को पराजित किया। सेमीफाइनल में श्रीकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से और सिंधु का मुकाबला कोरिया की एन सियोंग से होगा। भारत महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। आज क्वार्टर फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नीदरलैंड और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले की विजेता टीम से होगा। सेमीफाइनल 10 अप्रैल और फाइनल 12 अप्रैल को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में गुजरात टाइटंस के साथ खेलते हुए पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट पर 86 रन बना लिए थे। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में पंजाब 5वें स्थान पर है जबकि गुजरात चौथे स्थान पर बना हुआ है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा के एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल एडक्टेड रैमजेट SFDR बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। SFDR आधारित संचालक मिसाइल को लंबी दूरी से ध्वनि की गति से हवाई खतरों के बीच में ही रोकने में सक्षम बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SFDR के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.2% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया। प्रमुख ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। सभी बैंकों और एटीएम से यूपीआई से कार्ड रहित नकदी की सुविधा देने का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने कहा कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उबर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% और अप्रत्यक्ष कर में 20% की वृद्धि हुई। रविवार से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से 2024 तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को अगले वर्ष मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दी। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल में और जूनियर विश्व कप महिला हॉकी में भारत दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ मैच में गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।